अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी, या रब मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगो जो अल्लाह का तकवा रखते हो। वक़ूलु क़ौलन सदीदन, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, मैं तुम्हारे कामों की इस्लाह कर दूंगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और पिछले गुनाहों को माफ कर दूंगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसको बुलंद मुकाम अता किया जाएगा। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मेहनत की गई वो अल्लाह को ढूंढने की गई। जब से इंसान बना है उसने सोचना शुरू किया, तो आज तक उसका एक मसला रहा है कि मैं कौन हूं, मुझे बनाने वाला कौन है। क्योंकि इंसान जब खुद किसी चीज को बना लेता है ना, तो फिर उसके मुतालिक नहीं सोचता। लेकिन चूंकि खुद इस मशीन को बना नहीं पा रहा, इसके प्रॉब्लम्स को अभी तक वो पूरा हल नहीं कर पाया, तो इसलिए वो इसमें अभी तक परेशान है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, मैं था ही कुछ नहीं। राइट। क्योंकि इंसान खुद अदम से वजूद लाने की अभी तक जो है उसमें ताकत नहीं है। यानी कुछ चीज ना हो और उससे कोई नई चीज बना दे, ये उसके बस में अभी तक नहीं आ रहा। जैसे आग है, आग का मादा लकड़ी है। इंसान जो है ना, वो जो चीज होती है उसी से तो नहीं। मिसाल के तौर पर ये स्टाइलस है, तो इसका जो मादा है वो प्लास्टिक है, इसमें भी प्लास्टिक मौजूद है। लेकिन आज तक वो कोई ऐसी चीज नहीं बना पाया कि जिसके अंदर मादा कुछ और हो, बने कुछ और। यूपीएस है तो बैटरी लगी हुई है, वो पहले मौजूद था। लेकिन जो अल्लाह की तखलीक है उसके अंदर आग निकलती है, तो पीछे आग नहीं है, वो लकड़ी है। इंसान है तो उसके मादा क्या है, स्पर्म। उसमें उसकी आंखें नहीं है। मटेरियल कुछ और है, बन कुछ और रहा है। राइट। गाय खाती जो है ना वो घास है, देती दूध है। घास के अंदर दूध शामिल नहीं है। तो इंसान हमेशा से ही इस बात को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि काश मुझे वो जात मिल जाए जो ये काम करती है। और मुसलमान होने के नाते हमारा ये दावा है कि जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, और हम इसको क्लेम करते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है वो सच है और वो हकीकत है। ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। हमारा इस पर यकीन होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक अच्छे मुसलमान होने के नाते हमें अच्छे काम करने चाहिए। कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। क्वेश्चन था जी हमारा, MFA था या MHA था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है?
प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी। क्वेश्चन 28 के अंदर रिक्वायरमेंट थी, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। से पेएबल कहाँ से आता है? आउटपुट माइनस रिफंडेबल जीरो रेटेड से, एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड इफ एनी, तो ये कहाँ से आता है? रिस्ट्रिक्शन से या फिक्स एसेट से। इसके सोर्सेस ये वाले हैं, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक टिपिकल क्वेश्चन है, एमएच एसोसिएट्स इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होता तो हम यहाँ पर 90% की रिस्ट्रिक्शन ना लगाते, लेकिन चूंकि ये मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है, तो हम इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका 18%, इसका 18% प्लस 4% होगा। एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हमारी एग्जेम्प्ट आ गई। हमारी दो क्लासेस बन गई, टैक्सेबल की और एग्जेम्प्ट की। अब देखना पड़ेगा कि इसका जो इनपुट है वो क्या हमें अलग से गिवन है या नहीं। नॉर्मली गिवन नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ये एक तो वर्किंग टू में अपोर्शनमेंट के लिए जाएगी, और उसके बाद ये आउटपुट का हिस्सा बनेगी जहां हम इसका परसेंटेज भी लेंगे, यानी इसका। तो दो जगहों पर ये इंफॉर्मेशन की प्लेसमेंट यहां पर हो सकती है। परचेजेस, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ओके। एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, चूंकि गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, वो बेशक रजिस्टर्ड से लेंगे, तो इसका इनपुट नहीं है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स तो टैक्सेबल है लेकिन, तो लिहाजा ये भी नहीं, तो इसमें हमारा इनपुट सिर्फ ये वाला आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, हमें पहले क्या चाहिए? परचेजिंग, तो ये आउटपुट हो गई। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी आउटपुट हो गई। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये है इनपुट। Purchases from registered suppliers of taxable goods include an amount of 1.8 million paid for purchase of raw material. रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हमने क्या किया? पेमेंट कर दी। However, only 40% of the goods were supplied during August. सप्लाई सिर्फ इतनी दी गई है। अब इसमें हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मैंने पे तो कर दिया है, क्या ये टोटल पेमेंट जो है इसमें ये एडवांस है, या अभी इसमें सारी की सारी पेमेंट मैंने कर दी है। देखिए, दो सिचुएशन है। मैं कहता हूं कि मेरे से 18 लाख रुपया ले ले और चीजें मुझे दे दें। उन्होंने कहा जी ये लें, चीजें आपकी पड़ी हुई हैं। मैंने उनसे 40% मंगवा ली, 60% अभी उसके पास मेरी पड़ी हैं लेकिन तैयार है। तो मेरी जो परचेज होगी वो 18 लाख रुपए की ही गिनी जाएगी। चीजें जब तैयार हो गई, वो मेरे पास पड़ी रहे या उसके पास पड़ी रहे, इससे कोई फर्क, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये है कि हम जो उसमें अमाउंट शामिल है उसके अंदर, तो वो ठीक है, हम इसका कोई ट्रीटमेंट ना करें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो जो बैग हमने तैयार करना है उसको देखा जाएगा, उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो सही हैं या गलत है। अगर तो हम कहें कि ये 18 लाख रुपए उसमें शामिल है और होना चाहिए, फिर इस लाइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं कि उस बैग में 60% जो है वो एडवांस पड़ा हुआ है, तो 60% को निकाल दें।
तो लाइन क्लियर नहीं है, यहां हम एग्जाम में कोई ना कोई चीज लिख देनी चाहिए। जब इसका ट्रीटमेंट करें तो एग्जाम में ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिख दें, इट इज अज्यूम्ड दैट गुड्स वर परचेज्ड however only 40% received। तो फिर आप इसको इग्नोर कर, ये बात कुछ समझ तो नहीं आई आपको कि नहीं? वो कह रहा है ऊपर जो जो गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को है ना, ये वाली, इसके अंदर 18 लाख रुपया पड़ा हुआ है जिसकी मैं पेमेंट कर चुका हूं, लेकिन मैंने गुड्स रिसीव सिर्फ 40% की है। तो अगर तो मैं कहूँ ये ठीक है, तो फिर इस लाइन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। कहता है इसमें और चीजें भी शामिल हैं 12 लाख रुपए की, विच डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट। और हमने पढ़ा था अगर क्रेस्ट जो है वो डिस्क्रिपेंसी कर दे तो उसको निकाल देंगे। तो आई कैप के सोल्यूशन के मुताबिक हमें उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? माइनस कर देनी चाहिए। Two machine A and B costing 900,000 and 12 lakh respectively were acquired and commissioned into operation on 15th of August. Machine A used for taxable supplies only, whereas machine B used for exempt supplies only. जब हमें किसी चीज का ये बात बता दी जाए कि ये चीज खास एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही होती है, वो हमारी अपोर्शनमेंट का हिस्सा नहीं होती। लिहाजा ये हमारा इनपुट तो है इसके ऊपर, जो मशीन ए है वो टैक्सेबल में है, तो मेरा इनपुट कौन सा बना? ये वाला। और ये वाला क्या हो गया? जाया हो गया। और ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा। ये किस में जाएगा? थैंक यू, क्वेश्चन में जाएगा। थैंक यू, थैंक यू जी। कोई सवाल हो तो पूछ लें क्या नहीं? Input tax amounting to rupees 120,000 was paid on 15/3, but inadvertently it could not be claimed in the return for March। ठीक है, क्या ये ऊपर अमाउंट बैग में शामिल है? बैग में शामिल नहीं है, ये एडिशनल है। इसको बैग में डालना है या नहीं डालना? ठीक है, क्योंकि मार्च था ना, इसको निकाल दें। इसके बाद 6 माह गिने तो ये ठीक है, इसको हमें बैग में डाल देना। और ये सेल्स टैक्स है, इसको नहीं 18% से मल्टीप्लाई करना। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस वाज पेड इन कैश विच इंक्लूड सेल्स टैक्स अमाउंटिंग रुपीज दिस, ये हमारी अमाउंट, ये भी ऐड होगी इनपुट में, ये भी ऐड होगी। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ 90,000 वर रिटर्न्ड बाय रजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉपर डे, ये क्या है हमारी? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न कहाँ जाती है हमारी? वर्किंग टू में, यानी जहां सेल होगी वहां उसकी रिटर्न भी चली जाएगी। तो ये हमारा आउटपुट रिटर्न है। ये सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ अमाउंटिंग विद दिस, ये हमेशा क्वेश्चन में जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड जो है ये कहीं और नहीं जाएगा। इस ओके, सॉल्व कर दूं कि चलूं आगे? हाँ जी, कर देता हूँ। आपने अब काम ये करना है, बुक अपनी सामने रख लेनी है और मेरी वर्किंग्स को देखते रहना है और साथ आपने सॉल्व करते रहना है। किताब, किताब का साथ देखेंगे तो आपको समझ आएगी, साथ इसको नोट करते जाए।
नहीं जी, हमारे सबसे पहले आ गया जी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अमाउंट उठाते हैं वहां से। हमारे पास जो थी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 54 लाख। ठीक। ठीक है जी। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हमारे पास थी 11 लाख रुपए की। वो भी मैं लिख देता हूँ इधर। और एग्जाम्प्ट गुड्स थी हमारे पास 15 लाख। और बिजली का बिल था इसमें। वो टैक्सी था, वो कितना था? 95,000। तो मैंने इसको लिखने के बाद इसको यहाँ पर काट देना है, ऐसे लिख लेना है कि ये अमाउंट मैंने अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल कर ली। और इसमें एक अनक्लेम्ड इनवॉइस थी। एट अनक्लेम्ड, उसका इनपुट टैक्स है डायरेक्ट 120,000। इसको भी मैंने टिक कर लिया। तो जिन जिन अमाउंट्स को मैं टिक करता जा रहा हूँ, मैं उनको अपने क्वेश्चन में लिखता जा रहा हूँ ताकि मुझे बार बार इंफॉर्मेशन में कंफ्यूजन ना हो। ले जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इतनी बात की आपको क्लियर हो गई है कि ये हमारी, ये दोनों इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन थी? ये ये देखें, ये दोनों ये हमारे मेन डेटा में इंफॉर्मेशन गिवन थी, और ये हमारी आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन ये गिवन। तो हम इस फिगर पर आ गए। ये फिगर आगे दो एक्टिविटीज में इस्तेमाल हुई है, टैक्सेबल में और एग्जाम्प्ट में। जी बताइएगा। हाँ जी। नहीं अभी तो बेटा। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, हमारा जो है वो मैं भूल गया, उसकी एडजस्टमेंट डालना भूल गए। कि ये जो परचेजेस हैं, इसको हमने निकालना है। इसकी एजम्पशन लेंगे कि ये ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी। लेस क्रेस्ट डिस्क्रिपेंसी 12 लाख की थी। ये आ गया। उसका मैं बताता हूँ आपको। उसका था ना हमारी गुड्स पार्शली रिसीव्ड। तो मैं यहाँ assumption लिख देता हूँ, राइट, कि इट इज assumed that goods made available, यानी गुड्स अवेलेबल थी। अगर नहीं लिखनी तो फिर 60% जो एडवांस है वो निकाल देते हैं।
ये assumption ले लेता हूँ, ठीक है। फिर लिख देता हूँ, इसमें फिर लिखेंगे लेस एडवांस पेमेंट, लिखेंगे assumed 60% इज एडवांस। कितनी अमाउंट थी? 18 लाख थी। 18 लाख इंटू 0.6, इस तरह कर लें। क्लियर? फिर ये क्योंकि एम्बिगुइटी है ना, एग्जामिनर कोई बात क्लियर नहीं कर रहा, ये पॉइंट तंग तो नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट ने कहा सर दो तीन कहते हैं यस सर आप आगे चले जाते हैं, तो हम करते नहीं है, तो आप हमें भी साथ लेकर चला करें। उनका क्या करूं जो नहीं करते थे? तो भाई समझ आई है कि नहीं? तीन लोग भाई नहीं समझ आई तो यार बोल तो सकते हो सर नहीं समझ आई, दोबारा समझा दें। डायरेक्ट माइनस कर दें। आप ये भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि सर इसमें से माइनस कर दें, ऐसे कर लें, ठीक है। अब यहां से जाके, आप यहां से जाके 60% माइनस कर दें, यहां से आप माइनस कर दें 10,80,000, फिर भी ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा ना। बेटा बताएं मैं आगे चलूं, ठीक है। तो मेरा इनपुट कितना आ गया हमारे पास, ये वाला, ये है वो इनपुट जो मैंने आगे क्लेम करना है। हाँ जी। टैक्स माइनस, यार आज गलतियां बड़ी निकालते हैं मेरी, ये ना, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों फिक्स एसेट मेरी वर्किंग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपोर्शनमेंट नहीं होनी, इस इनकी अपोर्शनमेंट नहीं होनी। ओके। अब इसमें आगे चल के देखते हैं, हमारे पास आउटपुट आ गई। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन 78,50,000 और 8,15,000। पहले वो लिख लेते हैं, बाद में देखते हैं। 78 लाख और अनरजिस्टर्ड कितनी है? हाँ जी, 8,15,000 ये भी हो गई। अब इसकी एग्जाम्ड गुड्स कितनी है? 8 लाख की। इसमें जीरो रेटेड है ही नहीं, इसको रीड कर देते हैं। एग्जाम्ड गुड्स कितनी है हमारी? 8 लाख। 7850। मैंने ये सप्लाईज और एग्जाम्ड गुड्स मैंने वहां पर लिख दी है, ठीक है। अब इसकी नीचे एडजस्टमेंट मुझे नजर आ रही हैं। Supplies of taxable goods to registered person include an invoice erroneously issued to Mr. A for 270, whereas the correct amount of invoice was 720। तो इसकी एडजस्टमेंट डाल दें। 720 के माइनस 270 के। ये वाली लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड दिस टू एंड कंज्यूमर, इसका ताल्लुक 4% के साथ है, इसको हम बाद में करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। परचेजेस को मैंने कंसीडर कर लिया, थर्ड पॉइंट भी हो गया। ये 4 पॉइंट अभी रहता है, 4 को भी मैंने कर लिया, 5 को भी कर लिया।
टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ 90 वर रिटर्न बाय द रजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड, ये अब रहता है मेरा 90,000 लेस सेल्स ये वाला पॉइंट भी हो गया मेरा, ये पॉइंट रह गया है। अब देख रहे हैं मेरी जरा मार्किंग को, जो जो चीजें मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ मैं पेपर पे टिक करता जा रहा हूँ, जो रह गई हैं मैंने अभी इनको देख लिया उसको। फिक्स एसेट हमारे पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, बचा क्या मेरे पास, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है, ये वाला। ये मेरी ये वाली अमाउंट यहाँ पर आ गई, इसके नीचे मैं यहाँ रेफरेंस दे दूं कि वर्किंग वन से आया है। ले दी, मेरे पास जो बचा वो मेरी टैक्सेबल सप्लाईज नेट ये बची हैं और एग्जाम्ड ये बची हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको इस पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करना। क्लियर। अब चलते हैं यहां पर इसके सामने, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब मेरा इस क्वेश्चन में जो आउटपुट बचा वो कौन सा था, ये वाला था। ये मेरा इनपुट है जो क्लेम करना, इस क्वेश्चन में रिफंड नहीं है। यहां तक अगर समझ आ गई हो तो फिर मैं आगे चलूँ। तो दौड़ तो नहीं लगाने लगे, किया था। जेएफए जो है वो क्या है जी, हमारा एमएचए यहाँ आ जाएगा। कंप्यूटेशन अगस्त का महीना है, टैक्सेबल गुड्स हमारी वही आ गई, जीरो रेटेड इस क्वेश्चन में है ही नहीं। हमारी जो एग्जाम्पल मौजूद है 8 लाख रुपया, ये हमारा आउटपुट भी आ गया। और ये हमने वही सेम फिगर जो थी वो यहाँ पर ले आए थे। ये 9,50,000 इधर आ गया, इसका 18% लिया तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब क्या होना है आपका, आउटपुट, ठीक है, लेस इनपुट। इनपुट की क्या कैटेगरी है, पहले अपोर्शनमेंट वाला आएगा, इसमें ऐड करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर इस पे 90% आप लगाएंगे, फिर इसमें आप लेस करेंगे फिक्स एसेट, नहीं बेटा पहले फिक्स एसेट है, फिर ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर रिफंड अगर है, कैरी फॉरवर्ड और रिफंड, ये वाला आपका पैटर्न होना चाहिए। बताइएगा। चलिए, जो एडवांस पेमेंट आपने देनी है ना, इसमें क्या बताइए क्या मसला। जैसे वो ये वाली क्या मसला है बताएं। अगर आप यहां से माइनस करके ले लेंगे फिर भी आंसर यही आएगा। आप 54 लाख में से 10,58,000 माइनस कर लें, मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। आप 54 लाख है ना, माइनस 10,80,000 माइनस कर दें, इसका मैं 18% ले लेता हूं, ये आ गया, यही है ना। अच्छा, अब हमने असल में इन दोनों अमाउंट्स को नेट किया हुआ है, तो मैं नेट करके दिखा देता हूं। दिस प्लस
आप इस 54 लाख में से इस अमाउंट को माइनस करके 18% ले लें तो यहाँ जो अमाउंट आएगी फिर ये आ जाएगी। आप इस अमाउंट को अलग से माइनस कर दें और इसका 18% ले लें तो फिर भी दोनों का नेट ये आ जाएगा। बता दें अगर कोई मसला है तो। ये तो मैथ की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो छठी में पढ़ाई जाती है कि ए को अगर आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ गया एक्स, इसमें से आप बी माइनस करके सेम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया वाई। तो हम कहते हैं कि अगर आप ए में से माइनस बी करके यही परसेंटेज लेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्स माइनस वाई ही होगा। ये पढ़ाया जाता था हमें, पता नहीं मैं गलत पढ़ चुका हूँ। देख लें तो हुआ तो मसला कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ ये बात नहीं आप बता रहे थे कि मैंने बुक का सोल्यूशन देखा हुआ है ना। हाँ ये बात है कि जो बुक का सोल्यूशन मेरे सामने खुला हुआ है वो ठीक नहीं है। मैं अजम्पशन के साथ कर रहा हूँ, उनकी अजम्पशन और है, मेरी अजम्पशन, दोनों सोल्यूशन ठीक है। वो रफा जैन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। नमाज दोनों की हो रही है। समझ आ गई है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या आ गया जी, इनपुट टैक्स। वो जो इनपुट टैक्स 7,13,000 रुपया था वो आ गया। इसमें ऐड करना हमने ब्रॉड फॉरवर्ड 255, इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। 90% ऑफ दी आउटपुट टैक्स, 90% ऑफ दी, और रिस्ट्रिक्शन लगेगी नहीं लगेगी। इसके लिए कमर्शियल इंपोर्ट को सोचा जाता है, एक्सपोर्ट को सोचा जाता है, रिटेल गुड्स को। ना इसमें कमर्शियल इंपोर्ट है, ना एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड है, ना ही रिटेल गुड्स है। लेकिन बहरहाल रिस्ट्रिक्शन लग भी नहीं रही तो हमारा यही जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। माइनस किया और उसके बाद क्या किया हमने, लेस इनपुट टैक्स ऑन मशीन ए। मशीन ए 9 लाख रुपया, ये वाली अमाउंट थी, इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। 900,000 इंटू 18%। अब ऐड इसमें फर्दर टैक्स को करेंगे। अनरजिस्टर्ड को सप्लाई में 3,65,000 किसको है, एंड कंज्यूमर को है। अनरजिस्टर्ड की सप्लाई कितनी है, 8,15,000। 8,15,000 में से 365 माइनस करके जो आंसर आएगा उसका 4% लेंगे तो 815,000 माइनस 365। और इस क्वेश्चन में ना कोई कैरी फॉरवर्ड है ना कोई रिफंडेबल है। जी बताइएगा। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यहाँ पर बैठ के ये सोचता, डेटा मैं जहन में लेकर आता। मैं यहाँ पर डेटा जहन में लेकर आता, मैं सोचता कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 सप्लाईज गिवन थी, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और एग्जाम्प्ट। 3 परचेजेस गिवन थी, टैक्सेबल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड और एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक गलती थी, मैंने गलत इनवॉइस भेज दी, मैंने उसमें आउटपुट को बढ़ाना था। इस क्वेश्चन के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की गई थी उसमें 365,000 की सप्लाई
एंड कंज्यूमर को गई थी, उसमें मैंने फर्दर टैक्स नहीं लेना था। इसमें परचेजेस में दो अमाउंट शामिल थी, 18 लाख की और 15 लाख की। 18 लाख की मैंने पेमेंट कर दी, गुड्स बाय कर ली, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 40% की हुई, उसका मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। 12 लाख की क्रैश डिस्क्रिपेंसी आ गई, वो मैंने इनपुट में से निकाल दी। इसमें दो मशीनें इस्तेमाल हुई हैं, एक टैक्सेबल में और एक एग्जाम्प्ट में। मशीन ए टैक्सेबल में इस्तेमाल हुई 9 लाख रुपए की, उसका मैंने क्वेश्चन में जाके इनपुट माइनस कर दिया, उसकी अपॉर्चमेंट नहीं की। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स भी था, वो भी मैंने क्लेम कर लिया। एक पुरानी इनवॉइस थी जो मैं क्लेम नहीं कर सका, उसको भी मैंने इनपुट में डाल दिया। सेल्स रिटर्न थी, वो मैंने सेल्स रिटर्न में डाल दी। तो मैंने टोटल पहले इनपुट कैलकुलेट किया, फिर मैंने उसकी अपॉर्चमेंट की, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन में चला गया। तो आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट में क्या था? अपोर्शन, एड ब्रॉड फॉरवर्ड, और 90%, लेस फिक्स एसेट, एड फर्दर टैक्स में गया, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे, दो करेंगे, तीन, तो आपके वो मटेरियल फीड होना शुरू हो जाएगा और वो काम सही हो जाएगा। खालिद साहब ने डिस्क्रिपेंसी को लिया हुआ है, मैं आई कैप को फोकस कर रहा हूँ। मैं आई कैप के सोल्यूशन को फोकस कर रहा हूँ कि आई कैप वाले डिस्क्रिपेंसी को नहीं लेते, तो आप भी ना लें। सही है। प्रैक्टिकली डिस्क्रिपेंसी को ले लेता है सॉफ्टवेयर, इसलिए खालिद साहब ने इसको लिया हुआ। ठीक है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा बुक में से ये निकाल दें, ताकि हमारा सोल्यूशन आई कैप के साथ सिंक हो जाए, स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, अभी एक चीज मैंने आपको दिखानी है, वो क्या है? मुझे पता चला कि हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा फूतर गए हैं। फूतर गए समझते हैं, आपे से बाहर हो गए कि जी मैंने सेल्स टैक्स की पट्टियां उखेड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हमने सोचा कि हम उनसे देखें कि उनको क्या आता है। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो आपको ये पता है ना, किसको रजिस्टर्ड होना और किसको रजिस्टर्ड नहीं होना? पता नहीं पता? एक छोटा सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, सितंबर 22 में ये टेस्ट हुआ है ये। इसकी रिक्वायरमेंट किधर है? शाम का सबसे पहले मुंह ढूंढना है। क्या यहाँ कहीं रिक्वायर्ड लिखा है? हाँ, जब नीचे ना हो तो फिर नॉर्मली पहली लाइन में रिक्वायरमेंट लिखी होती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एंड रूल्स देयर अंडर एक्सप्लेन whether the following persons are required to be registered with the Inland Revenue or not। ये है, इसमें बताएं सांप का मुंह, ये पूरा सांप है, मुंह ढूंढना है इसका। स्नेक फेस, स्नेक फेस क्या है? हाँ जी। ये है, इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये है। अगर आप लिखेंगे ना, इसको फोकस करेंगे रजिस्टर्ड है, तो फिर आप यहां लिखेंगे यस नो। आप लिखेंगे यस, इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, या, लेकिन ये रिक्वायरमेंट का हिस्सा तो है ही है, ये साम का हिस्सा तो है, लेकिन असल चीज ये थी, उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है, उसने आपसे यस नो नहीं मांगा। समझ आ रही? मैं आपसे पूछता हूं कि ये पेन है या नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं, बस। ठीक, ये पेन नहीं है।
तो एक शख्स ने किसी से पूछा ना कि अच्छा यार मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा अगर तुम बताओ कि मेरे सर के कितने बाल हैं। उसने कहा 5,06,780। उसने कहा ये कैसे पता चला? उसने कहा ये दूसरा सवाल है। आपने जो सवाल किया था बताओ मेरे सर में बाल कितने हैं, वो मैंने बता दिए, 500 रुपया दो मुझे। समझ आ गई? तो ये है। तो अगर ये आपसे मैं पूछूं कि यार ये एक्सप्लेन करो ये पेन है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये पेन नहीं है क्योंकि इससे जब लिखा जाएगा तो ये लिखता नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर को टच करता है। अब समझ आ रही है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टूडेंट की फेल होने की बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसको आता होता लेकिन जवाब नहीं दे पाता। चलें चलते हैं। ये नंबर जहन में रखने हैं आपने। और चार हैं, हर एक के कितने मार्क्स हैं? आ मैन्युफैक्चरर of taxable supplies located in residential area of करंगी कराची। जवाब बताएं। हम्म। भाई जवाब बताएं, जवाब क्या देना है? बस ये लिख देंगे कॉटेज इंडस्ट्री लिख दूं एग्जाम में? भाई जवाब बताएं, इसको रजिस्टर्ड होना है या नहीं होना? तो क्या जवाब होगा अंग्रेजी में? वॉइस मैसेज तो नहीं भेजेंगे ना आप मोबाइल निकालेंगे वो एग्जामिनर को, क्वेश्चन नंबर दिस आंसर नंबर दिस, इसको रजिस्टर्ड नहीं होना? भाई लिखना है ना वहां पे। बताएं क्या लिखेंगे? और मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटन इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। बात मुकम्मल हो गई। भाई उसने इसका पूछा है जो करंगी में रेजिडेंशियल एरिया में है, इसको रजिस्टर्ड होना ये नहीं होना? पूरी क्लास में एक नंबर का सवाल है, अभी तक वो सही जवाब नहीं दे पा रहा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये जवाब ठीक है? गलत है ये। हम ये बताएंगे कि एज इट इज लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया इट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। जवाब गलत है। फिर इसके आगे ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इसके पास वर्कर की तादाद 10 से कम है और रेजिडेंशियल एरियाज के डिग्री सेक्शन है और रेवेन्यू 10 लाख से अगर कम है तो ये जवाब तो आपका ठीक है, नंबर सिर्फ एक ही है इसका। ये जवाब आपका ठीक है, नंबर एक है। मीठा हल्का रखना है। तो कहते मीठा हल्का रख यार। हमारे घर में पहले लड़ाई हो रही थी, एक साहब बाहर से भी आ गए। उनको नहीं पता था कि ऑलरेडी इस बात पे काम काफी माहौल गर्म है। उन्होंने आके कोई बात अंदर और उसी के मुताबिक कर दी। वो मेरा भतीजा बैठा हुआ था तो उन्हें कहता पाइन मीठा वाला रखो जरा। अब मीठा ज्यादा डाल रहे हैं। बात ठीक है लेकिन मीठा तेज कर रहे हैं, नंबर एक है। भाई ये सीख लेंगे तो सीए होना है ना। आपको जवाब आता है, जवाब देना नहीं आ रहा। आपको जवाब आता है, जवाब देना नहीं आ रहा। नंबर एक है। ठीक है बेटा, इसका सिर्फ ये बताना है, ये उसने नहीं बताया कि ये कॉटेज इंडस्ट्री, उसकी चार कंडीशन थी उसमें से एक बताई है। एक बात के ऊपर आप कैसे फैसला कर लेंगे? कुत्ते को देखेंगे यार ये इंसान है क्योंकि इसकी दो आंखें हैं, इंसान की भी दो आंखें होती हैं, कहते इसकी दुम नजर नहीं आ रही है आपको? खाली आंखें देख के आप फैसला नहीं कर सकते ना कि ये इंसान है या जानवर है। इसका लिखना, इसका जवाब ये बनता था कि इफ a manufacturer is fallen under the definition of cottage industry then he is not required to be registered, and if it meets the other conditions of the cottage industry then he is not required to be
रजिस्टर्ड, अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसका जवाब यस नो नहीं था, इसीलिए उसने कहा था एक्सप्लेन करो। अब दोबारा आए, अगर तो पूरा कुत्ता दिखा दिया जाए तो आप फौरन देखते कहेंगे इसकी चारों कंडीशन पूरी हो रही है, इसकी चार टांगे हैं, इसकी दुम है, ये है, ये कुत्ता है, राइट। इंसान दिखाया जाए आप कहेंगे ये इंसान है, लेकिन सिर्फ आंखें दिखा दी जाए और कहा जाए ये आंखों से फैसला करके बताओ, आप कहेंगे नहीं। कि जब अगर इसकी दुम भी हुई, अगर इसकी चार टांगे भी हुई, तो फिर ये छुपाया होगा, राइट। तो समझ आ रही है, इसलिए किसी एक बात पे फैसला नहीं करते। आगे बताएं, इसका मतलब ये आपका जवाब गलत हुआ। A retailer whose annual turnover is 20 million, जवाब बताएं इसको रजिस्टर्ड होना है क्या? क्या 20 मिलियन कोई टीयर 1 की निशानी होती है? तो क्या लिखेंगे? क्या बताएंगे ये 8 लाख? क्या रिटेलर का कॉटेज इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक है? उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे ही है कि ये बच्चा सीए कर रहा है या नहीं कर रहा, आप कहें इसकी दुम चेक करें, अगर इसकी दुम निकल आई है तो ये सीए कर रहा है, हम कहेंगे इंसान की दुम होती ही नहीं है। रिटेलर का कॉटेज इंडस्ट्री के साथ दूर दूर कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या जवाब होना चाहिए? हाँ, तो भाई अगेन कोई कंडीशन नहीं बता, ये रिटेलर कौन सा है, यहां भी वही बताएंगे। आप बता देंगे इफ इट इज फॉलन अंडर द डेफिनेशन ऑफ टीयर 1 रिटेलर देन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अदरवाइज। और अगर किसी ने इसके साथ लिख दिया अगर ये टीयर 2 रिटेलर है, फिर इसके साथ बिजली का बिल भी आएगा, उसके साथ 5%, 5.5%, 7% भी टैक्स आएगा, वो कहेगा यार मैंने ये बात पूछी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई किसी से पूछे कि यार अपना तारुफ करवाओ, तो कहेगा जनाब मेरा ये नाम है, मेरी एक बीवी है जिससे उस मेरी मैंने लव मैरिज की थी, हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, अब ये होता था। वो कहेगा यार पागल, मुझे तेरे से काम है, मैं तेरी बीवी को क्या करना भाई, बेवकूफ आदमी, मैंने पूछा उसका। वो सिर्फ पूछ रहा है इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बाकी कहानियां भी सुना के, और बाहर आकर आज पेपर ठोक आया है, और उसके बाद क्या होता है, पेपर उसको ठोक देता है पकड़ के। ओए खुदा के। अच्छा, अगर मैं लिख देता कि इसका ये टर्नओवर की बजाय मैं यहाँ काट के लिख देता इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर इसका जवाब क्या लिखते हैं आप बताएं? मुझे लग रहा है आपकी तैयारी शारी पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, यू आर जस्ट एंजॉइंग। कि घर में गर्मी लगती है, इधर एसी में बैठ जाते हो आके, 1 घंटा जनाब कहते पैसे पूरे हो गए चल भाई। और पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे? हम्म। भाई मैंने लिख दिया अगर ये 20 मिलियन का उसका बिजली का बिल है, रिटेलर है, बताएं रजिस्टर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों जी? तो इसका ये नहीं हमने पढ़ा था कि उसको किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल चेन का हिस्सा होना चाहिए? क्या वो कंडीशन बता रहा हूँ? तो फिर आपने कैसे फैसला कर लिया? वहां सारी कंडीशन का पूरा होना लाजमी नहीं है, शी इज राइट। उसमें किसी एक कंडीशन का भी पूरा हो जाए तो वो टीयर 1 रिटेलर कहलाएगा। आपकी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आंखें खोल के पढ़ा करें, कि पढ़ने का अंदाज है। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए चारों कंडीशन का पूरा होना लाजमी था, टीयर 1 रिटेलर के लिए अगर ये बात बता दी जाती तो फिर आप कहते कि ही इज एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट ही इज अ टीयर 1 रिटेलर एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्जाम सप्लाईज, भाई जवाब बताए ना, ना 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 करे, नहीं नहीं। क्यों नहीं? ये वो पूछ रहा है, वो नहीं नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं? वो घर में एक बच्चा आ जाता है ना,
उसकी माँ कहती खाना खा लो, नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। वो दोबारा पूछती है खाना खा लो, नहीं नहीं नहीं। वो क्यों नहीं खाना, नहीं मैंने नहीं खाना। वो फिर जब वो बैठा होता है ना, पटक करके एक थप्पड़ पीछे से मारती है, उल्लू के बेटे खाना क्यों नहीं है ये बताओ। मैं दावत खा के आया हूँ। तो बकवास करो ना, दावत खा के आया हूँ, नहीं नहीं करी जा रहे हो। भाई वो ये नहीं पूछ रहा इसको होनियो यस नो नहीं पूछ रहा, वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? 4 नंबर का सवाल है, आधे घंटे से आपने मेरा सर खा लिया है। जी, तैयारी नहीं कर रहे आप लोग। हाँ, if a person is dealing with the exempt supply, he is not required to be registered। इसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोई ताल्लुक। अगर यहाँ टैक्स एग्जाम की बजाय वो टैक्सेबल का वर्ड लिख देता तो फिर आप ऑब्वियसली कहते यस, एक्सपोर्टर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। यस, क्योंकि टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। लेकिन इसमें यह भी लॉ ने शर्त लगाई है कि अगर वो रिफंड भी क्लेम करना चाहता है तो ये बताइएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है सितंबर 2022 में। सांप, ये सांप है, इसमें सांप भी है और कुछ जगह भी मौजूद है। सांप ढूंढे पहले, सांप कहाँ है, पूरा सांप ढूंढे। क्या ये सांप है? क्या ये सांप है? सांप यहां से शुरू हो रहा है, ये वाला सांप है, इसका मुंह ढूंढे। ये था, ये पूछ रहा था किसकी एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? हाँ, गुड्स एक्सपोर्टेड इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड, सप्लाई टू अ कंट्री विच इज प्रोहिबिटेड बाय द एफबीआर। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर उसको मना किया है, उन कंट्रीज को भी देंगे, तो वहां पर भी आपको जो है वो ये नहीं फॉल करेंगी। अच्छा जी, इसका ये रिक्वायरमेंट यहां पर गिवन है, इसको आप खुद सोचिएगा जरा। ये जो है ना, वो ये वाला क्वेश्चन, आप अपने ईमान से बताएंगे ये चीजें आपको, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया, ये आपको आता था नहीं आता था? फोकस नहीं थे आप, आपको जवाब देना मैंने सिखाना है। समझ आ रही है ना? ये असाइनमेंट में करना। अच्छा, असाइनमेंट में ये भी करना है और एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूँ। मिस्टर टी और एस वाला कर लिया था आपने क्वेश्चन? ये वाला कर लीजिएगा, 26। सही। नहीं जी, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? मार्च 2022 में इसमें बताएं सांप का मुंह किधर है। शाबाश, देखे ना, फोकस सेट होना शुरू हो गया।
इन केस ऑफ आ रिटेलर, चले बताएं इसका रिप्लाई क्या करेंगे, जवाब कैसे देंगे। ये पिछली, बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट में भी सेम सवाल आया हुआ है, इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में ये रिपीट हुआ हुआ है। आप जो क्वेश्चन करके जाएंगे ना, आप देखेंगे 90% क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, ये मैं पहले बता दूं। जो नहीं करके जाएगा उसके लिए ऐसे होगा, ये सवाल जिंदगी में कभी भी नहीं आया, मेरे सामने ही आया है, मैं पहले बता रहा हूं। बताएं भाई, जवाब बताएं क्या जेहन में आ रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। रिटेलर का बताएं, रिटेलर की टैक्स की क्या चीज होती है। जी बेटा आप बताएं, वो कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ। जी इब्राहिम। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। जी इब्राहिम, आप कुछ आप बताना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो। कोई पढ़ाया भी कि नहीं पढ़ाया, मुंह उठा के बैठे हुए हैं। तो भाई यार कुछ तो बताएं, देखे गलत बताएंगे। ये कौन सा कोई मैंने आपसे पैसे मांग लेने उसके बाद, कुछ तो बताया ना। हाँ जी। जवाब शुरू कहाँ से करेंगे, ये आपकी आपके उस सवाल का जवाब में शामिल है ये, शुरू कहाँ से करें। अच्छा एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये इन्होंने बिल्कुल सही बता रहे कि हमें, उसने रिटेलर का पूछा, रिटेलर की दो टाइप्स है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसने मुझे किसी एक रिटेलर का नहीं पूछा, उसने रिटेलर का, जितने भी रिटेलर है सबका बताना है, और दो ही टाइप्स के रिटेलर हैं। तो मुझे इसकी सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी को डिस्कस करते हुए पहले रिटेलर को डिस्कस करना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, टीयर वन एंड अदर्स, अदर देन टीयर वन। फिर आप देखेंगे टीयर वन। Tier 1 retailers are required to be registered with the sales tax department and they have to integrate their POS machine with the FBR, right? They are a normal registered persons and their normal structure of output input जो है ना, उसमें जो है ना वो उसको claim करेंगे, that's it. In case they do not integrate their machine with the FBR system, then 60% of the input will be disallowed. Tier 2 registered या अदर देन टीयर वन रजिस्टर रिटेलर, टीयर टू का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, हाउएवर सेल्स टैक्स शैल बी कलेक्टेड बाय द along with their sales electricity bills, 5% in case their monthly bill is up to 20,000, 7.5% in case electricity bill is more than 20,000। That's it, 5 नंबर पूरे मिल जाए। अगर किसी ने इसमें ये लिखना शुरू कर दिया कि मैं बताता हूँ टीयर वन रिटेलर कौन से होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ये जो आप जो गलत बताना, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेलर, टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन फॉलोइंग आर द टीयर वन रिटेलर्स। नंबर वन, who is a part of national or international supply chain. Number two, whose last year electricity bill is 1.2 million or more. Number three, right, who is residing in an air conditioned shopping mall, right? इस तरह की चीजें बताएंगे। आप जवाब तो दे रहे हैं लेकिन उस जवाब के अंदर मेंगनियां भी डाल रहे हैं। कहते हैं ना, दूध देना और साथ मेंगनियां भी डाल देनी, ये बात होती है कि जवाब तो दे रहे हैं लेकिन उसमें क्या डाल रहे हैं, ऐसी चीज डाल रहे हैं जो नहीं चाहिए, जो अनवांटेड है। तो स्टूडेंट कैसे फेल होता है, वो जवाब देता है, उस जवाब में कोई ऐसी चीज डाल देता है जो अनवांटेड होती है। नंबर वन, वो जवाब ऐसे देता है जैसे जवाब देने का हक नहीं होता। नंबर थ्री, वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये भी है। ये देखिएगा, अंडर दी सेल्स टैक्स रूल स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट्स
which must be raised by SL on the return of goods to TPL। वह जनरली बताएं कि अगर आप गुड्स रिटर्न करें तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। Also state the particular that should be mentioned on the document to be। यहाँ दो सांप हैं, यहाँ दो सांप हैं, दोनों को मारना है। एक सांप को मार लेंगे, दूसरा डस लेगा आपको। तो ये भी ढूंढना होता है कि मेरे पास एक सांप है या दो। यहाँ दो सांप हैं। पहले आपको बताना पड़ेगा वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप इशू करेंगे। जब सेल रिटर्न होती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। और अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट तो कहेगा कि आप भाई साहब अंधे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट का पूछा है, डॉक्यूमेंट्स का नहीं पूछा। एक ही डॉक्यूमेंट होता है जब सेल रिटर्न होती है, वो क्या होता है? तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ सेल रिटर्न राइट क्रेडिट नोटिस इशूड बाय द सप्लायर। दूसरी बात उसने पूछी है पर्टिकुलर, उसमें क्या क्या लिखोगे? नेम ऑफ द सप्लायर, एनटीएन नंबर ऑफ द सप्लायर, एड्रेस ऑफ द सप्लायर, क्वांटिटी, ठीक है, रीजन, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, डेट, साइन। हाँ, समझ आ रही? मेरी बात आप सुन लोगे ना, इंशाल्लाह सीए कर जाओगे। और अगर मेरी बात को फॉलो नहीं करोगे तो चवल ही रहोगे, हमेशा सोचोगे मुझे क्यों निकाला। ये बात सुन, ये तुम्हारा फ्यूचर दिखा रहा हूं कि तुम्हारी तैयारी उस पैरामीटर पे नहीं हो रही जिस पे होनी चाहिए। हाँ, वही सेल उस, देखें इसने सिर्फ सेल रिटर्न की है। ये बात किसकी कर रहा है? एसएल ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स टू टीपीएल। असल में आपको ऊपर थोड़ा सा केस पढ़ना पड़ेगा ना, ये वाला केस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि उसने एसएल ने टीपीएल को चीजें वापस की हैं। ये इसको रीड करेंगे, टाइम कम है इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? इस तरीके से तैयारी करनी। जी, टीयर वन रिटेलर इब्राहिम पूछ रहे कौन होते हैं? टीयर वन रिटेलर्स वो होते हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल सप्लाई चेन का हिस्सा हो। ये किताब में आपकी लिखा हुआ है रिटेलर वन में, उसका वो पॉइंट्स बता दीजिएगा कौन सा है, पैराग्राफ कौन सा है? 2.16 में इब्राहिम इसकी लिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज इसको देख लीजिए। 2.19 में आपकी किताब में, खालिद साहब की बुक में टीयर वन रिटेलर की लिस्ट गिवन है कि क्या क्या कंडीशन। टीयर वन में किसी एक कंडीशन में आप फॉल कर गए तो आप के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए किसी एक नहीं, चारों के लिए। इस तरीके से आपने कानून को पढ़ना है। मैं आपके लिए बहुत कॉन्शियस हूं, मैं आपको पहले बता दूं। मुझे इस चीज की तकलीफ होती है कि आप मेहनत करने के बावजूद आंसर नहीं कर पाते। ये चीज है कि चीज मौजूद जेब में है, आप उसको जो है ना आगे शो नहीं कर सके। ये बड़ा चीज का ना होना, चीज है ही नहीं मेरे पास, मैं शो भी नहीं कर सका। उस चवल आदमी को तो पेपर में जाना ही नहीं चाहिए ना, जो पढ़ता ही नहीं है, जिसकी तैयारी नहीं है। जो बच्चा 40+ पे फेल हो रहा होता है ना, वो बता रहा होता है कि मेरे पास चीज मौजूद थी, मैं शो ही नहीं कर सका एग्जाम में जाके। जो होता है 30 पे 25 पे फेल होता है तो वो आके पूछे सर मुझे क्यों निकाला, ये तो बड़ी फिर बदतमीजी है ना उसकी। ये 25 नंबर बता रहे हैं, 20 नंबर बता रहे हैं कि आपकी तैयारी ही नहीं थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।